हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। हमारा आज का टॉपिक है लैक ओपेरॉन। इसमें हम स्टडी करेंगे लैक ओपेरॉन का क्या मतलब है, इसको हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्यों बोलते हैं और ये कैसे लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करता है। क्योंकि लैक्टोज एक डाइसेक्राइड यूनिट है, तो ये बैक्टीरिया डायरेक्टली जो है लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो क्या मैकेनिज्म करते हैं जिससे ये लैक्टोज को यूटिलाइज कर पाते हैं। और फिर सीएमपी और आईपीटीजी का क्या रोल है लैक ओपेरॉन के केस में। एंड देन डिफरेंट टाइप्स के इंड्यूसर कौन कौन से पाए जाते हैं और वो कैसे अपना मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। एंड देन किस टाइप के क्वेश्चन इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे मीरो डिप्लॉयड क्या होता है, यानी मीरोजाइगोटिक कंडीशंस क्या होती है और उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक CSIR एग्जाम्स, DBT-JRF एग्जाम्स। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं लैक्टोज ओपेरॉन यानी लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफान ओपेरॉन पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जहां मैंने आपको सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब कि वो वीडियो 10+1, 10+2 और नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। यहाँ तक कि CSIR एस्पिरेंट्स भी उसको पहले देखें, आपको उससे कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टडी कराऊंगा, मतलब कि इससे बाहर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन एक सेट ऑफ जीन को बोलते हैं हम, यानी हम ग्रुप ऑफ जीन्स को ओपेरॉन बोलते हैं, विच इज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स एंड रेगुलेटरी जीन्स ट्रांसक्राइब अंडर द सेम प्रोमोटर्स। देखो ये मैंने आपको यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, बैक्टीरिया का डीएनए जो कि रेगुलेटरी जीन से बना होता है। ये आपका रेगुलेटरी जीन है, इसको बोलते हैं हम लैक रिप्रेसर। इसका अपना एक प्रोमोटर होता है और ये प्रोमोटर और ऑपरेटर स्ट्रक्चरल जीन्स के है। ये स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब होती है और ट्रांसलेट होती है और प्रोटीन बनाती है जिससे ये लैक्टोज को यूटिलाइज करती है। देखो मैंने आपको यहाँ पे एक मीडियम दिखाने का कोशिश की है। एक मीडियम है, इसके अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया ग्रो किए हुए, ये बैक्टीरिया ग्रो किए हैं। ये बैक्टीरिया ग्लूकोज को तो इजीली यूटिलाइज कर लेते हैं, बट लैक्टोज को इजीली अपटेक नहीं कर सकते क्योंकि लैक्टोज एक डाइसेक्राइड यूनिट है। सो इसको लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए लैक ओपेरॉन को स्विच ऑन करना होता है, मतलब कि लैक ओपेरॉन को एक्टिव करना होता है। तो ये कैसे करता है वही हमने अभी स्टडी करना है। देखो पहली कंडीशन है, अगर आपका लैक्टोज अब्सेंट हो, लैक्टोज अब्सेंट हो फिर क्या होगा कि जो ये लैक रिप्रेसर है ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ठीक है, और ट्रांसलेशन करेगा और एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा जो कि टेट्रामेरिक होती है, 1 2 3 4 सब यूनिट से बनी होती है जो कि एक्टिव होती है। ये टेट्रामेरिक फॉर्म ऑफ रिप्रेसर यानी रेगुलेटर्स का बाइंड होता है ऑपरेटर साइट पे। जब ये ऑपरेटर साइट पे बाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगी। अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगी तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। हमने ट्रांसक्रिप्शन को ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर दिया है। उसका क्या मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए बनाना, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं जो कि रेगुलेट होती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू। और आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट होती है प्रोमोटर और ऑपरेटर। देखो अगर यहाँ पे ऑपरेटर पे ऑलरेडी यहाँ पे रेगुलेटर लगा हो यानी आपका रिप्रेसर लगा हो तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगी। अगर बाइंड नहीं कर पाएगी तो ये ओपेरॉन कैसा रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी और डिफरेंट स्ट्रक्चरल जीन्स जो है अपना प्रोटीन नहीं बना पाएगी और ये लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। और वैसे भी जब लैक्टोज एब्सेंट है तो ये जो प्रोसेस है ये स्विच ऑफ ही रहेगा और रहना भी चाहिए। देखो सेकंड केस, अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा है ना, तो क्या होगा, ये लैक रिप्रेसर एक्टिव हो जाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेशन बनाएगा और एक टेट्रामेरिक प्रोटीन बनाएगा। बट अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज की एक फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं हम एलोलैक्टोज, और ये एलोलैक्टोज क्या करता है, ये टेट्रामेरिक फॉर्म को इनएक्टिव कर देता है। देखो डाइमेरिक फॉर्म में बना दिया, 1 2 1 2। डाइमेरिक फॉर्म ऑफ रेगुलेटर्स की क्या होती है, इनएक्टिव होती है। अगर वो इनएक्टिव होगी तो वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगी। अगर ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज आराम से आएगा, प्रोमोटर के साथ बाइंड कर पाएगा। देखो कुछ हिस्सा इसका जो है
ऑपरेटर के साथ भी बाइंड करता है, इसलिए यहाँ पे जो है जब ये रेगुलेटर लग गया तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाती। देखो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर दी, इसने ट्रांसक्रिप्शन कर दी और ट्रांसलेशन कर दी, और डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल जीन्स है इन्होंने अपने प्रोडक्ट बनाए। जो ये जेड है इसने बनाया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई ने बनाया परमिएज, ए ने बनाया एसिटाइल ट्रांसफेरेज। फ्रेंड्स देखो ये परमिएज क्या करेगा, जो ये लैक्टोज है ना सेल के बाहर, इसको सेल के अंदर लाएगा। देखो आउटसाइड से कहाँ लाया, इनसाइड। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और हमें पता है कि ग्लूकोज को बैक्टीरिया सेल इजीली यूटिलाइज कर सकता है, यानी अपटेक कर सकता है। और एसिटाइल ट्रांसफेरेज कंपाउंड को डिटॉक्सिफाई करता है। स्टूडेंट एक चीज सोचने वाली है, जो बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर ऑल टाइम अक्कर होती है। मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ परमेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और एसिटाइल ट्रांसफेरेज का प्रेजेंट होता है सेल के अंदर ऑल टाइम। ऐसा क्यों? अगर परमेज नहीं होगा तो फिर तो ये लैक्टोज को साइटोसोल से बैक्टीरिया के सेल के अंदर ला ही नहीं पाएगा, और अगर लैक्टोज सेल के अंदर नहीं आ पाएगा तो ओपेरॉन सिस्टम एक्टिव नहीं होगा, मतलब स्विच्ड ऑन नहीं होगा। अगर ये स्विच्ड ऑन नहीं होगा तो फिर ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कुछ नहीं चलेगा और ये भी कुछ नहीं बनेगा। मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है चली रहती है सेल के अंदर, कुछ अमाउंट ऑफ परमेज बना रहता है, और ये परमेज लैक्टोज को सेल से मतलब साइटोसोल से सेल के अंदर लाता है, और ये ओपेरॉन सिस्टम को स्विच ऑन करता है और बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, परमेज का और एसिटाइल ट्रांसफेरेज का, और ये अपना अपना फंक्शन करता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। सो नेक्स्ट आया रोल ऑफ सीएमपी एंड आईपीटीजी। देखो स्टूडेंट्स ये कूल माइंड से समझना आप, अगर सेल के साइटोसोल में, एनवायरनमेंट में या सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसका मतलब है, इस साइन का मतलब है कि ज्यादा होगी, तो सीएमपी की कंसंट्रेशन कम होगी। सीएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर है। देखो अगर सीएमपी की कंसंट्रेशन कम होगी फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक चीज ध्यान रखो आप। देखो अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो इनहिबिट करेगा ये एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को। ये एक जीपीसीआर की एंजाइम है, और ये क्या करती है, ये एटीपी से सीएमपी बनाता है ना। और अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, और ये एंजाइम सीएमपी नहीं बना पाएगा, सीएमपी नहीं बना पाएगा, इसलिए जो है ग्लूकोज के प्रेजेंस में इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। और अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है तो सीएमपी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और वो सीएपी के साथ बाइंड हो जाएगा, एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाएगा और एक एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। मतलब कि देखो ये यहाँ पे आपका प्रोमोटर है, आपको इधर ये साइट वैकेंट दिख रही होगी बीच में, यहाँ पे होती है आपकी कैप साइट, इसको बोलते हैं कैप साइट। देखो जब ये अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगा सीएमपी और सीएपी, तो ये यहाँ पे बाइंड हो जाता है, इस तरह से बाइंड हो जाता है और एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है। मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज करता है। अगर माइंड द लैंग्वेज, अगर एक्टिवेटर नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखो आप। ये रोल है सीएमपी का। और सेकंड आया आईपीटीजी। आईपीटीजी एक ऐसा इंड्यूसर है कि जिसको हम ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर भी बोलते हैं। मतलब कि इट इंड्यूस लैक ओपेरॉन बट नॉट इटसेल्फ मेटाबोलाइज। जो बाकी के इंड्यूसर है वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं, ये मेटाबोलाइज नहीं होता, ये सिर्फ क्या करता है, मतलब कि ये को एक्टिवेटर है या एक्टिवेटर है, ये ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज करता है और खुद वहां से अलग हो जाता है, खुद मेटाबोलाइज। डिफरेंट टाइप के इंड्यूसर पाए जाते हैं, जैसे फर्स्ट आपका ग्रेटिट्यूअस है, सेकंड आया एपरेंट इंड्यूसर, मतलब कि जो हमें लगता है वो है लैक्टोज, बट जो एक्चुअल इंड्यूसर है वो है एलोलैक्टोज, इसकी अनदर फॉर्म है लैक्टोज की, एलोलैक्टोज। तो डिफरेंट टाइप्स के इंड्यूसर है, और इसको हम लैक ओपेरॉन को इंड्यूसिबल ओपेरॉन इसलिए बोलते हैं हम, क्योंकि इंड्यूसर पे ही डिपेंडेंट है।
अगर इंड्यूसर होगा तभी लैक्टोज या लैक ओपेरॉन एक्टिव होगा। अगर इंड्यूसर नहीं होगा मतलब ये लैक्टोज नहीं होता, फिर रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड हो जाता और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑफ हो जाती, लैक ओपेरॉन जो है वो ऑफ हो जाता। इंड्यूसर है तभी इसने रिप्रेसर को इनएक्टिव किया और लैक ओपेरॉन को एक्टिव किया। देखो किस टाइप की कंडीशन जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। मैंने आपको यहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन दिखाई है, लैक्टोज की, सीएमपी की, और कंडीशन दिखाई है लैक्टोज लैक प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन दिखाया है यहाँ पे, और लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये 3 कंडीशन दी जाएगी कि अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी, लैक्टोज की हाई होगी, सीएमपी की हाई होगी, तो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसा होगा, हाई या लो। देखो यहाँ पे सिंपली समझो, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है मतलब कि सीएमपी की कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा है। एक्टिवेटर यहाँ पे बाइंड कर पा रहा है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा है ना, ज्यादा है यहाँ पे सीएमपी की। सेकंड है लैक्टोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर लैक्टोज की ज्यादा है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रिप्रेसर को इनएक्टिव कर रहा है और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर पा रही है। देखो ये सीएमपी और कैप जो है वो प्रोमोटर के साथ बाइंड हो गया, मतलब कि प्रोमोटर के अपस्ट्रीम रीजन पे बाइंड हो गया और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गई और लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसा हो गया, हाई हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड देखो, अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है मतलब कि सीएमपी की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, और लैक्टोज की कंसंट्रेशन कम है। देखो अच्छे से समझना यहाँ पे, सीएमपी और कैप मतलब कि जो एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स है ये तो बाइंड हो गया, ये तो एक्टिवेट करेगा मतलब ट्रांसक्रिप्शन को यानी प्रोमोटर को यानी आरएनए पॉलीमरेज को, बट लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज नहीं है मतलब कि इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर नहीं है तो फिर ये जो है वो एक्टिव रहेगा, ये एक्टिव रहेगा तो ये यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। अगर ये ऑपरेटर पे बाइंड हो गया तो आपका जो एक्टिवेटर है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसा होगा, लो होगा। इस पे जो है वो अधिकतर स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपने नहीं होना। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई होगी मतलब कि सीएमपी की कंसंट्रेशन कैसी होगी, लो होगी, एक्टिवेटर की कंसंट्रेशन कैसी होगी, लो होगी, ठीक है। और लैक्टोज की भी लो है, भाई सिंपल है, लैक्टोज भी लो है, इंड्यूसर भी नहीं है तो रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, ऊपर से एक्टिवेटर भी नहीं है तो ऑब्वियसली लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लो रहेगा। लास्ट है ग्लूकोज हाई है फिर से सीएमपी लो है ना। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है यहाँ पे, ग्लूकोज हाई है लैक्टोज हाई है, ठीक है। लैक्टोज अपना काम कर देगा, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगा। प्लस क्या होगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है, ग्लूकोज की हाई है तो जो ये एक्टिवेटर है इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, और अगर यहाँ पे एक्टिवेटर ना लगे, ठीक है, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाए, मानो ये कंडीशन हो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गई है और यहाँ पे एक्टिवेटर नहीं है, फिर भी जो ट्रांसक्रिप्शन का लेवल कम ही रहेगा, हाई नहीं होगा, क्योंकि एक्टिवेटर नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल जो है इंक्रीज नहीं होगा, उसका रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ये डिफरेंट कंडीशन है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। म्यूटेंट्स रिगार्डिंग लैक ओपेरॉन, म्यूटेंट मतलब कि चेंज होना लैक ओपेरॉन के कंफर्मेशन में, वो किस टाइप से हो सकता है। देखो ऑपरेटर पे अगर सी लगा हो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट, और अगर ऑपरेटर पे माइनस लगा हो इस तरह से मतलब कि जो ऑपरेटर सीक्वेंस है वहां पे कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुई है उसके स्ट्रक्चर में, और अगर ऑपरेटर पे म्यूटेशन हो जाए तो आप देखो यहाँ पे रिप्रेसर कांट बाइंड विद ऑपरेटर्स एंड रिजल्ट इज कॉन्स्टिट्यूटिव एक्स मतलब है कि ऑपरेटर की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है और वहां पे रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा, और अगर रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ऑपरेटर पे और प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज लगातार बाइंड करेगी और लगातार वो ट्रांसक्रिप्शन का रेट इंक्रीज करेगी, इसलिए बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब लगातार एक्सप्रेशन होगी स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ लैक ओपेरॉन की, है ना। सेकंड है अगर प्रोमोटर में इस तरह से लगा हो माइनस की तरह मतलब कि प्रोमोटर पे म्यूटेशन है
और अगर प्रोमोटर पे म्यूटेशन हो तो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर ही नहीं पाएगी, कर नहीं पाएगी तो कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, कोई भी स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस नहीं करेगी। सेकंड, अगर रिप्रेसर पे बाइंड हो, पहले देखो रिप्रेसर पे दो बाइंडिंग साइट होती है, इस तरह से डाइमेरिक बाइंडिंग साइट होती है। एक होती है इंड्यूसर बाइंडिंग साइट, मतलब जहां पे इंड्यूसर बाइंड कर सकता है, मतलब कि लैक्टोज, एलोलैक्टोज, आईपीटीजी वगैरह एक साइड पे बाइंड कर सकते हैं। और एक होती है डीएनए बाइंडिंग साइट, ऐसी बाइंडिंग साइट जो ऑपरेटर पे बाइंड करती है ना, ऑपरेटर पे बाइंड करती है, उसको बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग साइट्स। देखो अब जो आपका रिप्रेसर है, यहाँ पे टू टाइप से म्यूटेशन हो सकती है। एक होती है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, अगर म्यूटेशन हुई होगी डीएनए बाइंडिंग डोमेन में तो मतलब कि वो जो रिप्रेसर है वो कभी भी बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर पे। अगर ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे फिर कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगी, है ना। सेकंड होगी इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन, अगर रिप्रेसर पे इस डोमेन पे म्यूटेशन हो जाए तो मतलब कि यहाँ पे बाहर जो लैक्टोज है, एलोलैक्टोज है, वो रिप्रेसर साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर वो इंड्यूसर बाइंड नहीं कर पाएगा तो लगातार ये ऑपरेटर पे बैठा रहेगा तो फिर क्या होगा, कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं होगी, कोई भी स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस नहीं करेगी। सेकंड आया, अगर रिप्रेसर पे एस म्यूटेशन लिखा होगा एस, तो सोचो इसी से रिलेटेड है, अगर एस लगा हो तो मतलब कि इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन की म्यूटेशन है, तो इससे क्या होगा मैं आपको बता चुका हूं। अगर रिप्रेसर पे डी लगा हो मतलब कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन म्यूटेशन है, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगी। ये जो इससे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो अब हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मीरोडिप्लॉइड। मीरोडिप्लॉइड क्या होता है, देखो ये मैंने आपको यहाँ पे बैक्टीरियल सेल दिखाया हुआ है इस तरह से, और ये बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है यहाँ पे, है ना, और इसके पास ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है जिसको बोलते हैं एफ प्लाज्मिड, इसको हम एफ प्लाज्मिड भी बोलते हैं। सो देखो यहाँ पे अब आप, तो ये अपना क्रोमोसोम है, इसके पास ये अपना डीएनए है, इस तरह से मानो ई कोलाई क्रोमोसोम, ये ई कोलाई का डीएनए है। देखो प्रोमोटर है किसका, रेगुलेटरी जीन का, और प्रोमोटर ऑपरेटर है किसके, स्ट्रक्चरल जीन्स के। और जो ये वाला सीक्वेंस है ये है एफ प्लाज्मिड का, प्रोमोटर है, ठीक है, रेगुलेटर है और प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, एज इट एज है। अब देखो जो आपका ये वाला रिप्रेसर है यहाँ पे किसका, ई कोलाई का रिप्रेसर है, वो कैसा है, म्यूटेंट है। और आपका जो इसका रिप्रेसर है किसका, एफ प्लाज्मिड का रिप्रेसर है, वो कैसा है, नॉर्मल है। तो यहाँ से रिप्रेसर कैसा आएगा, म्यूटेंट, और यहाँ से कैसा आया रिप्रेसर, नॉर्मल यानी एक्टिव। तो ये रिप्रेसर के पास ऐसी एक्टिविटी होती है कि ये वाला रिप्रेसर यहाँ पे इस पे भी बाइंड कर सकता है, इस वाले ऑपरेटर पे भी, ई कोलाई के ऑपरेटर पे भी, और एफ प्लाज्मिड के ऑपरेटर पे भी बाइंड कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स, मतलब कि ये दोनों के ऑपरेटर पे बाइंड कर सकता है। अब आप यहाँ पे जो कूल माइंड से देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है मीरोडिप्लॉइड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ जेड एक्टिविटी, जेड मतलब कि बीटा ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी ऑफ गिवन मीरोजाइगोटिक कंडीशन। आपको मीरोजाइगोटिक कंडीशन दे दी जाएगी इस तरीके से, है ना, और पूछेगी कि यहाँ पे जेड की एक्सप्रेशन कैसी होगी अगर लैक्टोज प्रेजेंट हो या अब्सेंट हो। देखो आपके पास ये कंडीशन थी, इस तरीके से क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, आपको दिया होगा आई प्लस है मतलब कि रिप्रेसर नॉर्मल है, ओ प्लस है ऑपरेटर नॉर्मल है, जेड नॉर्मल है, और ये इस तरह से दिया होगा और नीचे लिखा होगा एफ डैश, एफ डैश मतलब कि एफ प्लाज्मिड का रिप्रेसर कैसा है, म्यूटेंट है। तो आपसे पूछेंगे कि लैक्टोज के प्रेजेंस में क्या ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो आपने ध्यान देना है, देखो ये रिप्रेसर तो ऑलरेडी म्यूटेंट है, ये एक्टिव है, बट अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो इसकी टेट्रामेरिक फॉर्म को ये डाइमेरिक फॉर्म में बना देगा, मतलब कि इनएक्टिव कर देगा, और लैक्टोज के प्रेजेंस में एक्सप्रेशन शो करेगा जेड की। हाँ अगर लैक्टोज अब्सेंट होगा फिर क्या होगा, ये रिप्रेसर जो है बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर के साथ और कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगी। सेकंड देखो यहाँ पे, देखो ये रिप्रेसर नॉर्मल है और यहाँ देखो ऑपरेटर कैसा है,
कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट है। अगर ऑपरेटर म्यूटेंट होगा तो मतलब कि रिप्रेसर जैसा भी नॉर्मल हो वो इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर बाइंड नहीं कर पाएगा फिर एक्सप्रेशन शो होगी, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट होगा चाहे नहीं होगा, दोनों केस में जो है वो जेड की एक्टिविटी शो करेगा। ये सेकंड देखो, यहाँ भी रिप्रेसर नॉर्मल है बट ऑपरेटर कैसा है, कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट है, यहाँ ऑपरेटर नॉर्मल है। आपने एक ही कंडीशन देखनी है, अगर यहाँ पे ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट है तो यहाँ पे जो है वो रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा और ये एक्सप्रेशन शो करेगा दोनों केस में, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट होगा चाहे नहीं होगा, है ना। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपसे पूछेंगे जेड बीटा गैल्क्टोसाइडेज और वाई मतलब परमीएस की क्या एक्सप्रेशन रहेगी अगर इंडिविजुअल प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, कंडीशन ये दे दी जाएगी। इस तरह से देखो, यहाँ देखो आपने सबसे पहले ये देखना है, रिप्रेसर यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ रिप्रेसर कैसा है, एस म्यूटेंट है। एस म्यूटेंट बोले तो इंडिविजुअल बाइंडिंग डोमेन म्यूटेंट है, जहां पे इंडिविजुअल बाइंड नहीं कर पाएगा तो चाहे इंडिविजुअल प्रेजेंट होगा चाहे नॉर्मल होगा। जब इंडिविजुअल बाइंडिंग डोमेन ही म्यूटेंट है तो फिर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स शायद आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ रही होगी, मैं ऑलरेडी एक ट्रिप्टोफैन और ओपेरॉन पे वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देखें, बहुत ही सिंपल है, उससे आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे और यहाँ से कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको एक कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।